हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर के नाम से इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा देखा। हमने देखा कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। आखिर इस पूरे चैप्टर में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। हमने कहा देखो भाई, ऑर्गेनिज़म्स जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, और ऑर्गेनिज़म्स के बारे में जब हमें स्टडी करने का सूझा, जब हमने सोचा कि हाँ भाई, अब हमें ऑर्गेनिज़म्स के बारे में एक एक करके स्टडी करनी चाहिए, तो हमने देखा कि यार अगर हम एक एक ऑर्गेनिज़म के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि हम ग्रुप्स बना लेते हैं। कह सकते हैं कि हम अपने ऑर्गेनिज़म्स को कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, और फिर उन कैटेगरीज़ को पढ़ना आसान रहेगा। तो सिंपली एक लाइन में कहूँ तो हमने कहा कि देखो यार, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने कहा कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि चीज़ों को या फिर ऑर्गेनिज़म्स को जब हमें पढ़ना पड़ता है, उनके बारे में स्टडी करनी होती है, तो वो स्टडी ईजी हो जाए। क्लासिफिकेशन से क्या होता है, क्लासिफिकेशन हमारी स्टडी को ईजी बना देता है। ठीक है। फिर हमने कहा कि देखो भाई, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना प्रपोज़ल दिया। उन्होंने कहा कि भाई, क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे कर देते हैं, इतने ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है। फिर मैंने कल आपको किंगडम के बारे में भी बताया था कि किंगडम होता क्या है। ठीक है। तो हमने कहा देखो भाई, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए। जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी साइंस नहीं लगाई, कोई भी दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ देखा भाई, ये ऑर्गेनिज़म इस काम में आ रहा है, तो इसको हम इस कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सिंपली कहें तो जो सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुई, वहाँ पे ऑर्गेनिज़म को उनके यूजेस के बेसिस पे क्लासीफाई कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में साइंस आनी चालू हुई। ठीक है। फिर कुछ साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने साइंस लगानी चालू कर दी। उन्होंने कहा भाई, जो सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने थोड़ी सी साइंस लगाई, उनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जी ने कहा कि भाई देखो, मैं अपने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहा हूँ, हर्ब, श्रब और ट्रीज़। और अपने एनिमल्स को 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रहा हूँ, इनाइमा और एनाइमा। ठीक है। यार, हर्ब, श्रब और ट्रीज़ को उन्होंने कैसे क्लासीफाई किया। देखो यार, हर्ब से सबसे छोटे वाले, श्रब उससे बड़े वाली झाड़ियाँ, और ट्रीज़ के बारे में हम सब जानते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई, एनिमल को कैसे डिवाइड किया, उन्होंने कैसे कैटेगराइज किया। उन्होंने यार एनिमल्स को क्लासीफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आरबीसी। उन्होंने देखा भाई, किस बंदे के खून में आरबीसी प्रेजेंट है, उसको उन्होंने नाम दे दिया इनाइमा। ठीक है। और जिसके खून में आरबीसी प्रेजेंट नहीं थे, उनको उन्होंने क्या दिया, एनाइमा, बस सिंपली। ठीक है। तो ये था अपना फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में फिर और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो फिर आए हमारे साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई देखो, मैं 2 किंगडम बना देता हूँ। उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया। उन्होंने कहा कि, और इस चीज़ को हम कल पूरे डिटेल में पढ़ाया हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को, अभी तो जस्ट मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ। तो यार, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या कहा उन्होंने, कैरोलस लीनियस ने कहा कि मैं 2 किंगडम बना रहा हूँ। मैंने कल किंगडम के बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया था, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हैं। लीनियस ने कहा कि 2 किंगडम बना रहा हूँ, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। फिर हमने कहा कि देखो यार, उन्होंने ना कुछ बेसिस लिए थे क्लासिफिकेशन के लिए। भाई, उन्होंने कुछ तो देखा होगा एक ऑर्गेनिज्म को प्लांट में रखने के लिए या फिर एनिमल में रखने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी थी, उन्होंने देखा भाई लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट करना होता है। जो लोग मूवमेंट कर पा रहे थे उनको उन्होंने एनिमेलिया किंगडम में रख दिया, जो मूवमेंट नहीं कर रहे थे उनको प्लांटे में रख दिया। उसी तरीके से सेल वॉल, जिनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांट में रख दिया, जिनके पास में सेल वॉल एब्सेंट थी उनको एनिमल्स में रख दिया। फिर उन्होंने रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस देखा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए यार थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपको कोई चाटा मारेगा तो आप अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स दोगे। हो सकता है आप उसको मार दो आगे से दोबारा, हो सकता है आप रोने लग जाओ। तो ये सब क्या है, रिस्पॉन्स। उन्होंने कहा कि भाई देखो, जो रिस्पॉन्स कर सकते हैं उनको एनिमल किंगडम एनिमेलिया में रख दिया, और जो नहीं कर पा रहे थे रिस्पॉन्स उनको किंगडम प्लांटे में रख दिया। ठीक है।
और उसके बाद में फिर उन्होंने देखा फोटोसिंथेसिस। जो लोग फोटोसिंथेसिस कर रहे थे उनको प्लांटे में रख दिया, जो नहीं कर रहे थे उनको एनिमेलिया में रख दिया। ठीक है, अब हमने कहा भाई सही तो चल रहा है ये किंगडम, तो फिर आगे और साइंटिस्ट क्यों आए? मैंने बताया था कि आगे और भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने 3 किंगडम दिया, 4 किंगडम दिया, 5 किंगडम दिया, 6 किंगडम दिया। हमने कहा भाई अगर लीनियस जी ने इतना ही सही काम किया था तो वो साइंटिस्ट क्यों आए? देखो यार, लीनियस जी ने काम तो सही किया था लेकिन ना कुछ गड़बड़ कर दी थी उन्होंने। ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ तो होती हैं, तो हमें उन गलतियों को याद रखना है कि लीनियस जी ने क्या गलतियाँ की थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है और हमें गलती नहीं करनी वहाँ पे। ठीक है, तो लीनियस जी ने कहा, लीनियस जी की बातें सब कुछ ठीक थी पर उन्होंने कुछ गलतियाँ कर दी। जैसे कि हमने देखा उन्होंने यार प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंस नहीं किया, उनको एक ही साथ में रख दिया। उसी तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी उन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया। ठीक है, उनको भी साथ में रख दिया। और फिर कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए थे जिन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी, जिनके बेसिकली कहें तो उनके पास में प्लांट और एनिमल दोनों के जैसे फीचर थे। तो यार बहुत मुश्किल हो गया था उनको ऐसे किसी एक किंगडम में रखना। ठीक है, ये सब बातें हम कल कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अपना। ठीक है, देखो यार, फिर उसके बाद में ये तो हो गया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था इसको देखते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। देखो यार, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैं एक चीज़ समझाती हूँ, इस चीज़ को याद रखना। अभी हम जितने भी किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, जो हमारे ये 2 किंगडम है ना, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया, ये हर किंगडम हर क्लासिफिकेशन में रहेंगे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, अभी हम जितने भी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे ना आगे, मतलब और किंगडम ऐड होते रहेंगे लेकिन ये 2 किंगडम हमेशा रहेंगे। ठीक है, तो देखो 3 किंगडम में क्या हुआ, मैंने जैसे बताया भाई ये 2 किंगडम तो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे। तो 3 किंगडम में कौन कौन से किंगडम थे? एक तो हमारा यही प्लांटे, दूसरा हमारा एनिमेलिया, अब यार जैसा कि हमने देखा था लीनियस जी की जो क्लासिफिकेशन थी वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही थी, जैसे कि यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड और क्लाइमेटोमोनास थे, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी। ये लोग यार प्लांट के भी फीचर शो कर रहे थे और एनिमल के भी फीचर शो कर रहे थे, है ना। तो हम बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि यार इनको प्लांट में रखें या इनको एनिमेलिया में रखें, है ना। तो यार क्या हुआ कि जो अर्नेस्ट हैकल जी थे उन्होंने कहा कि देखो, हमें जिस भी ऑर्गेनिज़म को क्लासीफाई करने में कन्फ्यूजन हो रही है ना, उसके लिए मैं एक नया ग्रुप बना देता हूँ, नया किंगडम बना देता हूँ, और उसका नाम उन्होंने रख दिया प्रोटिस्टा। ठीक है, दोबारा सुनिए, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में किसने बताया, तो हम क्या जवाब देंगे? अर्नेस्ट हैकल। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रोटिस्टा किंगडम कौन से क्लासिफिकेशन में ऐड हुआ था, या सबसे पहले प्रोटिस्टा के बारे में किसने बात की थी, तो यार ये जो क्वेश्चंस है ना, इन सब के आंसर सिंपल सिंपल यही जाएगा, 3 किंगडम और अर्नेस्ट हैकल जी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, बस चीज़ों को थोड़ा सा याद रखना होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जैसे कि मैंने बताया भाई प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। देखो यार, प्रोटिस्टा के अंदर जिन भी ऑर्गेनिज्म में हमें कन्फ्यूजन थी ना, हमने वो इसमें रख दिए। अब ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक ही पढ़ेंगे हम, ये ना हम जो किंगडम्स का नाम ले रहे हैं ना अभी, इनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। अभी तो हम देख रहे हैं साइंटिस्टों की जो लड़ाई हो रही थी ना, उसके बारे में देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया 3 किंगडम। ठीक है, अब आता है हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। कहाँ पे बताऊँ, देखिए 4 किंगडम में क्या हुआ। ठीक है भाई, ये सब सही चल रहा था, यहाँ तक ठीक था, लेकिन ना फिर अब जैसा कि हमने देखा था लीनियस जी ने एक और गलती करी थी, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को एक जगह रख दिया था। अब भाई गलती करी है उन्होंने तो सुधारना भी तो पड़ेगा ना। तो फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है कोपलैंड।
कोपलैंड आए, उन्होंने कहा भाई देखो, हम अब भाई इस धरती पे सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी हैं, तो हमें उनको भी यार कुछ ना कुछ उनके लिए भी करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हुआ, कोपलैंड जी ने कहा देखो भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये जो है ना, ये हमारे तीनों, ये हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में पता है ना आपको, हम सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में, और थोड़ा सा मैंने कल भी बता दिया था। देखो यार, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, ठीक है, और यूकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास में ये सब प्रेजेंट होता है। अभी बस इतना डिफरेंस याद कर लो। अब देखो यार, हम लोग कहते हैं कि भाई ये जो तीनों है ना, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो अब यार हमने प्रोकैरियोटिक को तो कोई मतलब प्रायोरिटी ही नहीं दी, हमने प्रोकैरियोटिक के लिए कुछ किया नहीं। तो यार कोपलैंड जी कहते हैं यार हमको ना एक और ग्रुप बनाना होगा जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। अभी तक हम सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कोपलैंड जी आए और उन्होंने कहा देखो भाई, इस धरती पे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ में हमें कुछ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। तो यार हम ना ऐसा करते हैं, उनके लिए एक अलग से ग्रुप बना देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यार, मतलब होता नहीं है कि कुछ लाइक जैसे कि आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन है, तो वहाँ पे क्या कर देंगे कि लाइक जो बच्चे डांस वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको एक अलग ही रूम दे देते हैं कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, होता है ना ऐसा। या फिर इंडिपेंडेंस डे है तो वहाँ पे प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं, डांस कर रहे होते हैं बच्चे, तो उनके लिए अलग रूम दे दिया जाता है उन्हें कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो। तो उसी तरीके से यहाँ पे किया कोपलैंड ने, उन्होंने कहा भाई देखो, हम लोग ऐसा करते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, और उस ग्रुप का उन्होंने नाम रख दिया मोनेरा। ठीक है, समझ आया। तो देखो हमने क्या कहा, अगर क्वेश्चन आया कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम किस ग्रुप में रखते हैं, तो वो मोनेरा में रखते हैं। या फिर आया मोनेरा के बारे में किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने बताया, तो हम कोपलैंड का नाम कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अभी हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे यार, अभी तो बस याद रखो कि किस किंगडम में किस बारे में बात हुई, किसने बताया। ठीक है, ये हो गया 4 किंगडम। अब पढ़ते हैं हम 5 किंगडम के बारे में। देखो यार, 5 किंगडम सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। और इस चैप्टर में हम 5 किंगडम के बारे में ही पढ़ेंगे। जब हम अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो हम 5 किंगडम को ही लेके चलेंगे। देखो 5 किंगडम में क्या हुआ, सबसे पहले तो ये जो इनके साइंटिस्ट हैं उनका नाम देख लेते हैं कि 5 किंगडम किसने बताया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमें R.H. विटेकर जी ने। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जैसे हमने लीनियस के लिए देखा था ना कि उन्होंने भाई कैसे क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, कैसे कहा था कि भाई ये प्लांट है, या कैसे कहा था ये एनिमल है, उन्होंने कुछ बेसिस देखे थे जैसे लोकोमोशन वगैरह। वैसे ही ना R.H. विटेकर जी ने भी कुछ ना कुछ देखा होगा, तभी उन्होंने मतलब क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो देखो यार, जो R.H. विटेकर जी थे, उन्होंने सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ऑटोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक है, क्या है ये सब। फिर उसके बाद में जो सबसे इन्होंने इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो ये है फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री या फिर फाइलोजेनिक रिलेशन, ये सब कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो यार, इसका मतलब होता है पूर्वजों की स्टडी। ठीक है, इन्होंने बस यार यही काम बढ़िया कर दिया था, जिसकी वजह से हम इस किंगडम को सबसे बेस्ट मानते हैं, इस क्लासिफिकेशन को। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम ना पूर्वजों की भी स्टडी करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके दादाजी कौन थे, इसके परदादाजी कौन थे, इसकी परनानी जी कौन थी। तो इन्होंने कहा हम फाइलोजेनी को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने अभी देखा कि भाई प्रोटिस्टा किंगडम ऐड हुआ, मोनेरा किंगडम ऐड हुआ, तो इन्होंने क्या ऐड किया भाई, क्योंकि
फोर किंगडम तक तो हमने देख लिया। फोर किंगडम में क्या कहते हैं, प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। अब इन्होंने भी तो कुछ ना कुछ ऐड किया होगा ना, तभी तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बना है। इन्होंने एक ग्रुप ऐड करा जिसका नाम होता है फंजाई। फंजाई, इसको हम फंगस भी बोलते हैं। तो यार फंगस तो सभी ने ही देखी होगी अपने घरों में, नहीं देखी तो देख लेना यार। कुछ भी रोटी ब्रेड कुछ भी ना ऐसे ही छोड़ देना खुले में थोड़ा सा, उसके ऊपर अपने आप फंगस आ जाएगी, बट उसे टेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा भाई देखो ठीक है आप कह रहे हो प्लांटे, एनिमेलिया ये सब किंगडम बना दिए, ठीक है। अब यार फंगस जो है ना वो अलग चीज़ है, हमें उसके लिए अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई हम ऐसा करते हैं, हम किंगडम फंजाई बना देते हैं एक, ठीक है, जिसके अंदर हम सारी फंगस को इन्वॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझो यार, जब लीनियस की क्लासिफिकेशन हुई थी तो उन्होंने ना क्या किया था कि अमीबा और पैरामीशियम को एनिमेलिया किंगडम में रख दिया था, हमने देखा था, कल पढ़ा था इस बारे में। तो यार जो लीनियस थे उन्होंने अमीबा और पैरामीशियम को किंगडम एनिमेलिया में रख दिया था, ठीक है। उसी तरीके से जो क्लाइमेडोमोनास और क्लोरेला था उसको उन्होंने हमारे किंगडम प्लांटे में रख दिया था। अब जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तो क्या हुआ कि इन सभी ऑर्गेनिजम्स को ना एक ही ग्रुप में रख दिया और उस ग्रुप का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। ठीक है जी। अब उसी तरीके से ये एक दो पॉइंट हैं, इनको समझ लो। देखो यहाँ से, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा आंसर कर सकते हो। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स को हम किंगडम प्लांटे के हिसाब से ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ईस्ट ना वैसे प्रोटिस्टा में रखा हुआ है। देखो मेरी बात सुनो, जो ईस्ट है वैसे तो वो फंगस होती है, लेकिन उसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। याद हो गई ये चीज़ें यार, एक दो बारी पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। टू किंगडम हो गया, थ्री किंगडम हो गया, फोर किंगडम हो गया, फाइव किंगडम हो गया। अब क्या बचा, अब बचा सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले देखते हैं कि ये कलाकारी करी किसने। तो देखो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हमें कार्ल वूस ने। अब जैसा कि भाई हमने देखा कि कुछ ना कुछ बेसिस लेते हैं भाई हम क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे भाई लीनियस ने देखा था कि प्लांट मूव कर सकते हैं या नहीं, है ना, सेल वॉल है या नहीं, तो इन सब चीज़ों को ना हम बेसिस कहते हैं। उसी तरीके से हम पूछते हैं कार्ल वूस से, हम कहते हैं भाई आपने क्या देखा, आपने कैसे क्लासीफाई किया। तो ये कहते हैं यार मैंने ना सबसे डिफरेंट चीज़ करी। देखो यार हमारी बॉडी में आरएनए भी, मतलब हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आरएनए और डीएनए। पढ़ चुके हैं हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में, किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। और अगर जिन भी बच्चों को वो चैप्टर बहुत हार्ड लगता है तो यार मुझसे पढ़ के देखो, इजी लगेगा, ठीक है। आप पढ़ सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है उस चैप्टर की। देखो इन्होंने कहा कि मैंने सबसे डिफरेंट चीज़ करी। यार हमारे पास में ना एक चीज़ होती है आरएनए, ठीक है। तो इन्होंने कहा भाई मैंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का आरएनए उठा के देखा, और आरएनए भी कौन सा, 16S आरएनए सीक्वेंस। समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं, तो डोंट वरी, हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं इस बारे में अच्छे से। अभी बस याद रख लेना, ऐसे ही हो जाएगा यार पढ़ते पढ़ते याद कि 16S आरएनए। अब ठीक है, हमने कहा ओके जी, इन्होंने ये चीज़ देखी। अब हम पूछते हैं ठीक है इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्लासिफिकेशन कैसे की। भाई सब लोग क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे किंगडम्स दे रहे थे भाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 किंगडम बना दी, इन्होंने हमारे 6 किंगडम बना दिए, तभी तो 6 किंगडम नाम है। इन्होंने कहा इन्होंने 3 डोमेन बना दिए। देखो अब भाई डोमेन क्या होता है यार, डोमेन ना किंगडम से भी बड़ा ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देखी होगी उनको हमारा एग्जांपल याद हुआ तो उनको अच्छे से समझ आएगा। कल जैसे हमने देखा था भाई, जो सबसे बड़ा किंगडम कौन सा था, सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा था, किंगडम कौन से वाला, सबसे छोटा था वो ग्रुप था हमारे बेस्ट फ्रेंड्स वाला,
फिर उससे बड़ा ग्रुप था क्लोज़ फ्रेंड्स वाला, फिर सबसे बड़ा ग्रुप आया था हमारा पूरी क्लास का, जिसको हमने नाम दिया था भाई ये सब हमारे क्लासमेट्स हैं। अब मैं बोलती हूँ डोमेन क्या है। भाई हमारा पूरा स्कूल है, प्रेयर के टाइम पे क्या होता है, पूरा स्कूल एक साथ ही खड़ा होता है, तो वो क्या, उसको हम नाम दे देते हैं डोमेन। भाई सबसे किंगडम से भी बड़ा ग्रुप जो है उसको हमने डोमेन बोल दिया। तो कार्ल वूस ने क्या किया, कार्ल वूस कहते हैं कि भाई मैं ऐसे 3 डोमेन बना रहा हूँ। कौन कौन से, आर्किया, प्रोकैरिया, यूकैरिया। अब प्रोकैरिया यूकैरिया के बारे में देखते हैं पहले। प्रोकैरिया में इन्होंने प्रोकैरियोट्स रख दिए, ठीक है। यूकैरिया में इन्होंने यूकैरियोट्स रख दिए, ठीक है जी। अब जैसा कि हमने अभी देखा था, पीछे ही पढ़ा था कि जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था, जो किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल जी ने। उन्होंने एक नया ग्रुप ऐड किया था, कौन सा, किंगडम प्रोटेस्टा, ठीक है, किंगडम प्रोटेस्टा ऐड किया था। फिर आए हमारे कोपलैंड जी। अभी उस चीज़ को चलो छोड़ो, मैं सिंपल बताती हूँ। देखो यार, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जब आई तो उन्होंने कहा कोपलैंड ने कि भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हम अलग से ग्रुप बना देते हैं, जिसके अंदर सभी के सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रखेंगे। तो प्रोकैरिया डोमेन प्रोकैरियो में कौन से आएंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में देखने के लिए मिल रहे थे, किंगडम मोनेरा में। समझ आई, डोमेन प्रोकैरियो में हमने मोनेरा किंगडम को रखा। यूकैरिया में सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से थे, मोनेरा को छोड़ के सब के सब जितने भी किंगडम थे वो हमारे यूकैरियोटिक थे। तो यूकैरिया में वो सब आ जाएंगे, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ भाई ये आर्किया क्या है ये क्या चीज़ आ गई। देखो यार, अभी ना हम पढ़ेंगे इस बारे में डिटेल में, अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा समझो। देखो यार, जो हमारा किंगडम मोनेरा होता है उसके अंदर सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। हमने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि देखो यार, जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी मतलब कह सकते हैं जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि जो हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको हमने कौन से किंगडम में रखा है, किंगडम मोनेरा में। इतना समझ आया कि जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हमने किंगडम मोनेरा में रखा है। अब इन्होंने क्या किया, कार्ल वूस जी ने, अपने किंगडम मोनेरा के अंदर कौन आ रहे थे, बैक्टीरिया आ रहे थे, ठीक है। किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया है। इन्होंने बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी इन्होंने रख दी यू बैक्टीरिया, दूसरी कैटेगरी इन्होंने रख दी आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, भाई ये क्या चीज़ है, यू का मतलब होता है ट्रू, है ना। तो यू बैक्टीरिया का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया, यानी कि जो सच्चे बैक्टीरिया है। यार सच्चे बैक्टीरिया वो सिंपली मैं बताती हूँ, यू बैक्टीरिया में कौन आएंगे, जितने भी सही ठीक ठाक बैक्टीरिया है, ठीक है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल। आप ये समझो, इस चीज़ को याद रखना है, इस वर्ड को, जितने भी हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उनको हमने यू बैक्टीरिया में रख दिया। फिर यार कुछ होते हैं ना, जैसे कि अपने आसपास भी हम देखते हैं ह्यूमंस में भी कुछ बड़े अलग से ह्यूमंस होते हैं जिनके मतलब लाइक ऐसा लगता है भाई ये तो कुछ अलग ही है ना। बोलते नहीं हम कि भाई तुम किसी और ही प्लेनेट से आए हुए हो, तुम तो मंगल ग्रह से आए हुए हो। तो वो क्या है, वो भाई है तो ह्यूमंस ही हमारी तरह है, लेकिन भाई थोड़े लगते हैं हमें कि भाई मंगल ग्रह से आए हुए हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, जो आर्किया बैक्टीरिया होते हैं है तो वो बैक्टीरिया, लेकिन यार ये ना कुछ अटपटी सी हरकतें करने लग जाते हैं। और वो क्या हरकतें करते हैं ये ना हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अभी बस इतना समझो कि जो हमारे कार्ल वूस थे उन्होंने हमारे बैक्टीरिया को या फिर किंगडम मोनेरा को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अभी तक हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं,
हमने भाई क्लासिफिकेशन के जितने बारे में सब कुछ पढ़ लिया। क्लासिफिकेशन होता क्यों है, क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी क्यों है, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई, कैसे कैसे क्लासिफिकेशन की एंडिंग हुई, किस किस ने कौन सी क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, क्या किंगडम, क्या सब, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली है। अभी अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस चैप्टर में हम क्या फॉलो करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम फॉलो करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। इस वाले चैप्टर में हम 5 किंगडम को फॉलो करते हैं। अब 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम्स थे एक बार रिवाइज करते हैं। देखो 5 किंगडम में 5 किंगडम आते थे। मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ 5 किंगडम में क्या था। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर जी ने। उन्होंने 5 किंगडम बताए थे। किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, अरे ये क्या हुआ लाइट को, देखो किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंगाई। ठीक है, तो हमें ये 5 ही किंगडम पढ़ने हैं अपने इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो अब यार हम लोग शुरू करते हैं अपने एक एक करके किंगडम्स के बारे में पढ़ने में। 1 मिनट। तो यार हम ना अब शुरू करने वाले हैं अपने एक एक करके किंगडम्स के बारे में पढ़ना। तो मैं साइड में लिख दूँ हमें कौन कौन से किंगडम्स पढ़ने हैं, ऊपर लिख देती हूँ। मोनेरा, ठीक है, फिर पढ़ना है प्रोटेस्टा, फंगाई कह सकते हैं। ये 3 हमें ना इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, समझ आई बात। मोनेरा पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है, फंगाई पढ़ना है। अब आप कहोगे कि भाई प्लांटे और एनिमेलिया कहाँ गए? तो यार किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया के लिए अलग से चैप्टर बने हुए हैं। हमारी क्लास 11th की जो बायोलॉजी है, प्लांटे और एनिमेलिया के लिए अलग से चैप्टर बने हुए हैं। तो हम लोग ये जो दोनों किंगडम है ये हम उन्हीं चैप्टर्स में पढ़ते हैं, क्योंकि यार ये काफ़ी बड़े किंगडम है ना। तो इस चैप्टर का हमारा क्या पर्पस है कि हमें ये 3 किंगडम के बारे में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं भाई, शुरू करते हैं बिना किसी आपने समझ लिया होगा, उस फिलअप को फिल नहीं करना, ठीक है। और देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना किंगडम मोनेरा। देखो यार बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी। किंगडम मोनेरा, एक बात ध्यान में रख लो कि जो किंगडम मोनेरा है ना, इसका आप दूसरा नाम बैक्टीरिया समझ लो। ये मान के चलना कि हम किंगडम मोनेरा में अपने बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं भाई ये जो किंगडम मोनेरा है इसमें ना 16 मेंबर्स हमारे बैक्टीरिया होते हैं। अभी तो मैंने बोला कि भाई किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, और वही चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। 16 मेंबर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई साइंस स्ट्रीम वाली क्लास है, तो यार हम कहेंगे कि यहाँ पे जो मतलब मेजॉरिटी क्लास है ना, यार मेजॉरिटी समझ लो वर्ड, मेजॉरिटी सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो 16 मेंबर्स का मतलब आप मेजॉरिटी समझ लो। मेजॉरिटी भी क्या, मैं आपको कह रही हूँ, आप एक चीज़ ध्यान में रखो कि किंगडम मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आएंगे और हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई ये जो हमारे, आप खुद बताओ, थोड़ा सा ना इंटरेक्ट करने की कोशिश किया आपको। देखो यार बैक्टीरिया के बारे में हमें ये पता है कि बैक्टीरिया हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं। यार आपने वो ऐड नहीं देखी, टीवी में ऐड आती है भाई, उसमें वो हाथ पे माइक्रोस्कोप लगा के दिखाते हैं भाई हमारे हाथ पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। यार बैक्टीरिया कहाँ नहीं मिलते, हर जगह मिल जाते हैं। अभी जहाँ आप बैठे हुए हो वहाँ भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे, अगर चेयर पे बैठे हो वहाँ भी मिल जाएंगे, जिस टेबल पे कॉपी वगैरह रखी हुई है वहाँ भी बैक्टीरिया मिल जाएंगे, हाथों में भी मिल जाएंगे, यार हमारे खाने में भी बैक्टीरिया होते हैं। और यार ये सब कुछ छोड़ो, दही तो सब खाते हैं, दही के अंदर भी बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो यार हम क्या कह रहे हैं भाई साहब, बैक्टीरिया हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यार इस चीज़ के लिए ना एक वर्ड यूज़ होता है, उसका नाम होता है कॉस्मोपॉलिटन। देखो एक वर्ड यूज़ होता है कॉस्मोपॉलिटन, इसका मतलब क्या होता है? देखो यार कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि हर जगह मिलना।
ठीक है, जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई एग्जाम्पल के उससे, वही चीज़ लिखी हुई है कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी कि यार ये हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, अब फिर आगे बोलते हैं हम लोग। अभी अभी हमने एक चीज़ देखी थी कि भाई कि जो हमारे किंगडम मोनेरा था, अर्नेस्ट हैकल जी ने क्या कहा था कि भाई प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए अलग से ग्रुप बना देते हैं, उनको भी प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यार हमने कहा था कि भाई जो मोनेरा किंगडम होता है उसके अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट आते हैं, तो वही चीज़ें सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं। और हमें पता है यार ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक है, सिंगल सेल बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं। अब आप एक चीज़ बताओ, एक चीज़ है जो हर जगह देखने के लिए मिल रही है और एक चीज़ है जो कहीं कहीं पे ही देखने के लिए मिल रही है। यार जैसे कि आप मान लो कि यस आप ये एग्जांपल लो, बनाना है, बनाना सबने खाया है। ठीक है, किसका फेवरेट है बताना। देखो यार जो बनाना होता है वो हमें हर सीज़न में देखने के लिए मिलता है, वही गर्मियों में भी मिलेगा और सर्दियों में भी मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखो मैंगो, ठीक है, मैंगो किसका फेवरेट है ये भी बताना। देखो यार मैंगो देखोगे अगर आप, तो यार मैंगो ना सिर्फ हमें गर्मियों में भी देखने के लिए मिलता है ना। तो यार हम कह रहे हैं भाई देखो, एक चीज़ है जो हर समय देखने के लिए मिल रही है जैसे कि बनाना, और एक चीज़ है जो कभी कभी देखने के लिए मिल रही है जैसे कि मैंगो। तो आप एक बात बताना कि सबसे ज़्यादा इनमें से क्या चीज़ होगी, मैंगो ज़्यादा होंगी या बनाना? बनाना होंगे भाई, जो चीज़ हर समय देखने के लिए मिल रही है वही तो ज़्यादा होगी। उसी तरीके से यार यहाँ पे हम लोग कहते हैं भाई बैक्टीरिया हर जगह देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हम कहते हैं बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। अबंडेंट का मतलब पता है, मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम कहते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब एक लाइन याद कर लेना। देखो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बनेगा, आपको लगेगा हमें आता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन 90% चांस होते हैं गलत कराओगे आप। देखो यार बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन बैक्टीरिया का जो बिहेवियर है भाई वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। समझाती हूँ कैसे। देखो यार आपने देखा होगा छोटे बच्चे, भाई छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों में क्या इतना इतना कोई उनका स्ट्रक्चर मतलब ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है? नहीं यार, छोटे बच्चे हैं उनका तो स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है, छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, लेकिन जो हरकतें करते हैं क्या वो सिंपल हैं? क्या उनका जो बिहेवियर है वो सिंपल है? नहीं। तो हम कहते हैं जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं यार उनका स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन उनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो उन्हीं की तरह हमारे बैक्टीरिया होते हैं, इनका यार स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है लेकिन इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन बनेगा, आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे देंगे, बैक्टीरिया आपको दे देंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी सिंपल है और बिहेवियर भी सिंपल है, ट्रू फॉल्स में दे सकते हैं आपको। ऐसे आपको दे दिया कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनका स्ट्रक्चर भी सिंपल है और उनका बिहेवियर भी सिंपल है, तो क्या आंसर होगा बताओ जरा, सोचो। सही होगी ये स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, अगली स्टेटमेंट मैं देती हूँ, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स है और बैक्टीरिया का बिहेवियर भी कॉम्प्लेक्स है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है। एक और स्टेटमेंट देती हूँ, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बैक्टीरिया का जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ठीक है, एक और स्टेटमेंट देती हूँ, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू स्टेटमेंट। समझ आया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमें पढ़ना है। चलिए अब आगे देखते हैं। हम कहते हैं भाई इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। मेटाबॉलिक से समझ रहे हो, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात हो रही है जो हम पढ़ चुके हैं लिविंग वर्ल्ड में। मेटाबॉलिज्म का वैसे क्या डेफिनेशन क्या होती है बताना ज़रा।
मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन होती है सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं डाइवर्सिटी का मतलब होता है यार यार हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न भिन्न। यस, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न चीज़ें, मतलब अलग अलग डाइवर्सिटी। यार बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है अपने आसपास में, अलग अलग तरह के लोग होते हैं ना। ठीक है, उसी तरीके से हम कहते हैं भाई ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई भाई हमारी मतलब बैक्टीरिया के नेचर के बारे में। हमारा भी नेचर होता है भाई सबका अलग अलग, वैसे ही बैक्टीरिया के नेचर के बारे में पढ़ना ज़रूरी था। अब हम कहते हैं कि भाई जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना उनको हम 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी 4 कैटेगरीज़ होती हैं वो देखो, सुनना मेरी बात। हमने कहा कि जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं हमने उनका साइज़ हमने उनकी शेप देखी, हमने अपने बैक्टीरिया की शेप देखी, तो हमने कहा भाई बैक्टीरिया की ना 4 तरह की शेप होती हैं। तो हम लोग कहते हैं हमने हमारे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ, सोचो, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, तो वो कौन सी 4 शेप्स होती हैं? पहली होती है हमारी कोकाई, दूसरी होती है बैसिलस, और थर्ड होती है स्पिरिलियम, और फोर्थ होती है फ्लैजिलम। यार अब इसमें है क्या, देखो हम कहते हैं कि भाई जो कोकाई शेप होती है उसमें क्या होता है यार, कोकाई वाले, कोकस भी बोलते हैं इनको हम, इनकी जो शेप होती है वो गोल होती है, स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है यार, हम कहते हैं कि इनके पास में ना कभी भी फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होगा। और हम सब पढ़ चुके हैं कि जो फ्लैजुला होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है। फ्लैजुला यार हमें मूवमेंट में हेल्प करता है, चलने फिरने में, मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ कि जो कोकस होते हैं उनके पास में कोई भी फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होता। तो बताना ज़रा कि ये जो हमारे कोकस होते हैं ये मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं? मोटाइल का मतलब होते हैं जो मूवमेंट शो कर सकते हैं, नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट शो नहीं करते। अब आप बताओ कि कोकस मोटाइल होते हैं या नहीं? यार नहीं होंगे ना। मैंने अभी अभी 1 सेकंड पहले एक चीज़ बताई कि भाई मूवमेंट में फ्लैजुला हेल्प करता है, और हम कह रहे हैं इनके पास में फ्लैजुला है ही नहीं। जब फ्लैजुला नहीं है तो ये मूवमेंट कैसे शो करेंगे? मूवमेंट शो नहीं करते तो उनको हम कहते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है, ठीक है, फिर हम कहते हैं, अब आते हैं बैसिलस। यार बैसिलस वाले रोड शेप्ड होते हैं, इनकी शेप डंडे जैसी होती है। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मतलब इन चारों में सबसे ज़्यादा हमें बैसिलस वाले देखने के लिए मिलते हैं। इनके पास में फ्लैजुला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर आते हैं स्पेरिलियम। स्पेरिलियम कैसे होते हैं दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हो, ये चीज़ ऐसे 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 ऐसी शेप वाले बैक्टीरिया को हम स्पेरिलियम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं इनके पास में भी फ्लैजुला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर आते हैं हमारे, लिख देगा यहाँ पे, विब्रियो। देखो नेक्स्ट आते हैं हमारे विब्रियो। विब्रियो ना कोमा शेप्ड होते हैं, कोमा नहीं बनाते हम, ऐसे देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसे करके बनता है वैसे कोमा, सही से देखा जाए तो जो ऐसी शेप वाले होते हैं बैक्टीरिया उनको हम कहते हैं विब्रियो, कोमा शेप। इनके पास में भी फ्लैजुला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा भाई मोनेरा किंगडम के अंदर सारे बैक्टीरिया आ रहे हैं, और हमने कहा भाई बैक्टीरिया का हमने साइज़ देखा, शेप देखी, तो हमने कहा यार बैक्टीरिया को ना हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। ठीक है, कौन कौन सी शेप? कोकस, विब्रियो, बैसिलस, स्पाइरलियम। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, देखो न्यूट्रिशन का मतलब तो पता ही है ना, डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं अभी। यार हम कहते हैं कि भाई देखो जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। अभी तो बताया कि ये मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम हेटेरोट्रोपिक बोलते हैं। तो यार देखो
ऑटोट्रॉपिक भी हमारे दो तरह के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाम से पता लग रहा है ये वो बैक्टीरिया होंगे जो फोटोसिंथेसिस शो कर रहे होंगे। तो हम लोग कहते हैं कि जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है उसको हमने नाम दे दिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, अब जिन लोगों ने मेरे से सेल वाला चैप्टर पढ़ा था उनको एक चीज़ पता होगी यार, हमने एक चीज़ देखी थी जब हमने वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा था। वो इस नोटबुक में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यार, जब हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहा था भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेसिस करते थे उनके पास में एक स्ट्रक्चर होता था ऐसे करके। यार एक तो होते थे हमारे मीजोजोम, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग। मीजोजोम तो यार रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे थे, ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं एक और स्ट्रक्चर होता था जिसका नाम होता था क्रोमेटोफोर। ठीक है, क्रोमेटोफोर के अंदर क्या होता था, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते थे। यानी कि यार जो चीज़ फोटोसिंथेसिस करवाती है, जो पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं ना, वो पिगमेंट होते थे हमारे क्रोमेटोफोर के अंदर। ठीक है, तो अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यानी कि यार अभी हम बात कर रहे हैं उन बैक्टीरिया के बारे में जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो यार जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे उनके पास में क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब हम कहते हैं भाई ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे फोटोलिथोट्रोप्स, दूसरे होते हैं हमारे फोटो ऑर्गेनोट्रोप्स। देखो यार, जो हमारे फोटोलिथोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा प्रोसेस तो सबको पता ही होगा कि क्या होता है। देखो यार, अगर हम लोग कोई ऐसा कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम ऑक्सीजन की, देखो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करवा दूँ, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना क्लासिफिकेशन, ये एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। यानी कि यहाँ से जब फोटोसिंथेसिस हो रही है ना तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं हो रही है, समझ रहे हो। जो पेड़ होते हैं वो कैसी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजनिक वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ना। यार देखो, जो हमारे पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये हमारे एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करते हैं। तो यार ये लोग क्या करते हैं, ये ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फोटोलिथोट्रोप, दूसरे होते हैं फोटो ऑर्गेनोट्रोप। जो फोटोलिथोट्रोप होते हैं ये क्या करते हैं, H2 को यूज़ होता है वैसे नॉर्मली, ये लोग ऑक्सीजन की जगह ना कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी मैं बताऊँ स्पेशली ये लोग सल्फ़र यूज़ करते हैं। तो यार आप क्या याद रखोगे कि फोटोलिथोट्रोप में ये लोग यहाँ पे सल्फ़र यूज़ करते हैं, ये लोग यहाँ पे H2S यूज़ करते हैं, किस लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सोर्स के लिए। यार सिंपली एक चीज़ याद रख लो, फोटोलिथोट्रोप में ये लोग H2S यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं कह रही हूँ भाई ये दो तरह के हैं, ग्रीन हो सकते हैं, पर्पल हो सकते हैं। इनका कलर ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया हो सकते हैं, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया हो सकते हैं। सल्फ़र क्यों कह रही हूँ, यहाँ पे भाई H2S कंपाउंड यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये जो S है ये सल्फ़र है। तो मैं क्या कहूँगी कि एक हो सकते हैं ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, दूसरे हो सकते हैं इसमें पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया। देखो यार, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है थायोस्पिरिलियम क्रोमेटियम। ठीक है, ये तो बात हो गई फोटोलिथोट्रोप्स की। अब मैं कह रही हूँ यार फोटो ऑर्गेनोट्रोप क्या होता है। फोटो ऑर्गेनोट्रोप में क्या होता है, ये लोग ना सल्फ़र की जगह कुछ और यूज़ करते हैं। वैसे नॉर्मल कंडीशन में H2O यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह सल्फ़र यूज़ हो गया। अब हम कह रहे हैं यहाँ पे फोटो ऑर्गेनोट्रोप में सल्फ़र की जगह कुछ और यूज़ होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे ये भी दो तरह के होते हैं। यहाँ पे ग्रीन सल्फ़र पर्पल सल्फ़र था ना, यहाँ पे ग्रीन नॉन सल्फ़र, क्योंकि सल्फ़र नहीं हो रहा यूज़, तो ग्रीन नॉन सल्फ़र और पर्पल नॉन सल्फ़र होंगे। ग्रीन नॉन सल्फ़र का एग्जांपल होता है क्लोरोनेमा क्लोरोफ्लेक्सस।
पर्पल नॉन सल्फर का एग्जाम्पल होता है रोडोस्पिरिलियम, रोडोस्यूडोमोनास। और ये जो दोनों होते हैं ये N2 फिक्सर होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है यार ये सब कैसे याद करें एग्जाम्पल्स वगैरह, तो यार मैं ना शॉर्ट नोट्स मतलब शेयर करती हूँ। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, 1-2 पेजों में हम पूरा चैप्टर के नोट्स कर लेते हैं। ये जो नोट्स हैं इनको हम डिटेल्ड नोट्स बोलते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम चैप्टर को रिवाइज़ करते हैं, जब हमें चैप्टर बार बार पढ़ना होता है या टेस्ट से 1 दिन पहले पढ़ना है, टेस्ट से या एग्ज़ाम से 1-2 घंटे पहले रिवाइज़ करना है या 1-2 दिन पहले रिवाइज़ करना है, तो यार हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए होते हैं। शॉर्ट नोट्स ना हम ऐसे होते हैं कि यार हैंडी होते हैं, हम हाथ में पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं, कैसे भी याद कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं खासकर इन एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए। तो वो मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन वो डिटेल वीडियो में नहीं करती हूँ, वो मैंने शॉर्ट्स में डालती हूँ। तो अगर आपको वो चाहिए हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। अभी मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर के शेयर किए हैं, अगर और चाहिए तो बता देना, मैं कर दूँगी शेयर। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। अब हम कहते हैं यार फोटोसिंथेटिक के साथ में कुछ हमारे कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। फोटोसिंथेसिस कर रहे थे। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं ये लोग यार, सनलाइट यूज़ नहीं करके अलग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। अब यार इनमें हमें फिर दोबारा से वही एग्जाम्पल्स याद करने हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया का नाम होता है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजिनोमोनास। सल्फ़र बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है थायोबैसिलस, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। फिर आता है आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है फेरोबैसिलस। फिर आते हैं हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करते क्या है, ये लोग अमोनिया से नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रिटोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रिटोबैक्टर में डिफरेंस होता है। नाइट्रिटोबैक्टर, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रिटोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस और साथ में नाइट्रोसोमनास। ओके, तो ये तो हो गए थे अपने ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं हमारे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे थे, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, अब जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जैसे कि हमने अभी शेप वाला देखा था, हमने कहा था भाई जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनकी 4 तरह की शेप होती हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी शेप होती है बैक्टीरिया की, रोड शेप्ड बैसिलस, है ना। उसी तरीके से बैक्टीरिया ये अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन शो करते हैं वो होता है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, हम कहते हैं मेजॉरिटी जितने बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का होता है, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक में क्या होगा, पैरासाइटिक में मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, फिर होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में दोनों ऑर्गेनिजम्स का फ़ायदा होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स होते हैं, वो रिलेशनशिप नहीं। ठीक है तो हम कहते हैं इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, तो ये था न्यूट्रिशन के बेसिस पे। अब हमने आज काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं, तो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो। यार अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। मतलब भाई मेरे को इतना टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, आप नहीं करते हो लाइक। अगर ऐसा रहेगा तो मैं बंद कर दूँगी वीडियो बनानी। ठीक है, तो यार देखो, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो यार, आप बताओगे तभी तो मैं शेयर करूँगी। देखो यार PDF ना अभी मैंने बनाई थी लेकिन अपलोड नहीं हो पा रही है। वही बात है, अपलोड क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सब्सक्राइबर वगैरह नहीं है, लाइक्स नहीं आ रहे वीडियो पे, तो वो कुछ ना रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब की।
जब तक आपका चैनल उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता, पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं कर सकते। तो मैं इस वजह से पीडीएफ नहीं शेयर कर पा रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगी, अगर आप बोलोगे नोट्स के लिए, तो मैं नोट्स की ना लाइक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी, पिक्चर्स क्लिक कर करके, तो फिर आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये भी सही रहेगा। अब यस, आई होप कि आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आ गया हो अच्छे से। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड yes, please subscribe my YouTube channel and yes, if you need any help, if you need any guidance, if you need notes or something else, you can let me know in the comment section. Thank you so much.